नमस्कार। चलिए आज भारत के शहरों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कैसे वो अपने प्राचीन रूप से निकलकर आज के स्मार्ट शहरों तक का सफर तय कर रहे हैं। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि आखिर शहर होता क्या है। फिर देखेंगे कि भारत के शहर समय के साथ कैसे बदले। इसके बाद बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जब लोग शहरों की तरफ भागे। फिर ये भी समझेंगे कि शहर अलग अलग तरह के काम कैसे करते हैं। और आखिर में देखेंगे कि हमारे शहरों का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, किसी भी जगह को शहर का दर्जा मिलता कैसे है? मतलब इसकी सरकारी परिभाषा क्या है? अच्छा, तो क्या किसी भी जगह को हम शहर कह सकते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ पक्के नियम कायदे हैं। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार 4 शर्तें हैं। पहली, वहां कम से कम 5,000 लोग रहते हों। दूसरी, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी हर स्क्वायर किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तीसरी शर्त थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां काम करने वाले 75% पुरुष खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों से जुड़े हों। और चौथी, वहां एक म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड जैसी कोई लोकल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया कि शहर की परिभाषा क्या है। अब चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि भारत में शहरों का विकास कैसे हुआ, सदियों पहले से लेकर अब तक। मोटे तौर पे हम भारत के शहरों के विकास को 3 दौर में बांट सकते हैं। सबसे पहले हैं हमारे प्राचीन शहर, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। फिर आता है मध्यकाल, जब कई नए शहर बसे, कुछ तो पुराने शहरों के ऊपर ही। और फिर आया आधुनिक दौर, जिस पर यूरोपियन स्टाइल का काफी असर दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन शहरों की। ये शहर असल में धर्म और कल्चर के बड़े हब हुआ करते थे। सोचिए जरा, वाराणसी, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ये नाम आज भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है। फिर आया मध्यकाल। इस दौर में शहर बने सत्ता के केंद्र। राजा महाराजाओं की राजधानियां, बड़े बड़े किले, सब यहीं थे। दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ, ये शहर आज भी उस जमाने की शान और शौकत की कहानी कहते हैं। और फिर हम पहुंचे आधुनिक दौर में। जब यूरोपियन आए तो उन्होंने अपने व्यापार और राजकाज के लिए नए शहर बसाए, खासकर बंदरगाहों के पास, या फिर प्रशासनिक केंद्र बनाए। मुंबई, जमशेदपुर और हां, आजादी के बाद बसा चंडीगढ़, ये सब इसी मॉडर्न अर्बनाइजेशन का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। भारत के शहरों की आबादी में जो उछाल आया, उसके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। सोचकर देखिए, सिर्फ 20वीं सदी में यानी 100 सालों में भारत की शहरी आबादी 11 गुना बढ़ गई, 11x। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने तो देश का पूरा नक्शा ही बदल दिया। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। 1901 में शहरों में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते थे और 2011 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 38 करोड़ हो गई। मतलब जमीन आसमान का फर्क। ये भारत की डेमोग्राफी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और हां, सिर्फ लोग ही नहीं बढ़े, शहर भी बढ़े। 1901 में भारत में लगभग 1800 शहर थे। 2011 आते आते ये गिनती 6000 को पार कर गई। इसका मतलब साफ है, बहुत से नए शहर बसे और पुराने शहर भी फैलकर बड़े हो गए। तो इतने सारे शहर, पर सवाल यह है कि इन शहरों का काम क्या है? मतलब क्या सभी शहर एक जैसे होते हैं? नहीं। चलिए अब शहरों को उनके काम के हिसाब से समझते हैं। देखिए, कुछ शहर होते हैं पावर और डिफेंस के सेंटर, जैसे कि प्रशासनिक शहर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। नई दिल्ली और चंडीगढ़ इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर होते हैं गैरिसन या कैंटोनमेंट टाउन्स, जैसे अंबाला और जालंधर, जो फौज के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आते हैं वो शहर जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं। इन्हें हम इकोनॉमिक इंजन भी कह सकते हैं, जैसे जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल टाउन्स, कांडला जैसे ट्रांसपोर्ट सिटीज़ जहां से सारा माल आता जाता है, कोलकाता जैसे कमर्शियल टाउन्स और रानीगंज जैसे माइनिंग टाउन्स। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के पावर हाउसेज। और फिर कुछ शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए मशहूर एजुकेशनल टाउन्स, रुड़की, अलीगढ़ का नाम कौन नहीं जानता। फिर आते हैं धर्म और संस्कृति से जुड़े शहर, जैसे वाराणसी और अमृतसर। और हाँ, घूमने फिरने के लिए हमारे प्यारे टूरिस्ट टाउन्स, शिमला, नैनीताल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, कोई भी शहर हमेशा एक ही काम नहीं करता, वो स्टैटिक नहीं होता।
समय के साथ वो बदलता है और मल्टी फंक्शनल बन जाता है। मतलब एक ही शहर कई काम करने लगता है। जैसे हो सकता है कि कोई इंडस्ट्रियल टाउन धीरे धीरे एक बड़ा एजुकेशन हब भी बन जाए, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन टूरिज्म के लिए भी फेमस हो जाए। तो हमने इतिहास देखा, आज को समझा, अब बारी है भविष्य की तरफ देखने की। भारत में शहरों के विकास की अगली मंजिल क्या है? वो है स्मार्ट सिटी। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन है क्या? इसका सीधा सा मकसद है ऐसे शहर तैयार करना जहां लोगों को अच्छी बेसिक सुविधाएं मिलें, माहौल साफ सुथरा और सस्टेनेबल हो, और कुल मिलाकर जिंदगी जीने का एक बेहतर स्टैंडर्ड हो। तो एक शहर को स्मार्ट क्या बनाता है? पहली चीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसे स्मार्ट सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरी, वो शहर किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हो। तीसरी, वो अपने रिसोर्सेज जैसे पानी, बिजली, इनका सही इस्तेमाल करे। और चौथी और सबसे जरूरी बात, उसका विकास इंक्लूसिव हो, मतलब विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो ईंट और गारे के कुछ मकानों के झुंड को एक जीवन समुदाय, एक बस्ती बना देता है? देखिए, जब हम मानव बस्ती कहते हैं ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली, ये किसी भी साइज के घरों का एक ग्रुप है जहां लोग रहते हैं। और दूसरी, जो सबसे जरूरी है, वो ये कि लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अपने आसपास की जमीन पर, अपने इलाके पर निर्भर करते हैं। यही उनका इकोनॉमिक सपोर्ट बेस होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग आखिर एक साथ बसते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना कुछ बहुत ही बुनियादी वजह हैं, जैसे खाने और रोजगार की तलाश, बाहर के खतरों से सुरक्षा, और हाँ, हमारी सामाजिक जरूरतें, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्युनिटी में रहने की इच्छा। मोटे तौर पर देखें तो ये बस्तियां दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया जैसी हैं। एक है ग्रामीण और दूसरी है शहरी। एक तरफ जिंदगी थोड़ी सरल और धीमी है, तो दूसरी तरफ एकदम जटिल और तेज रफ्तार। और इन दोनों दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे गांव में लोगों की रोजी रोटी खेती-बाड़ी जैसे कामों पर चलती है, वहीं शहर जो है वो तो इंडस्ट्री और सर्विस के हब होते हैं। गांव का जीवन सरल और आपस में जुड़ा हुआ होता है, जबकि शहर का जीवन जटिल और थोड़ा फॉर्मल। इनकी भूमिका भी एकदम अलग है। गांव हमें खाना और कच्चा माल देते हैं, तो शहर हमें तैयार सामान और सर्विसेज। और जब बात अपने देश भारत की आती है, तो ग्रामीण बस्तियों की ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे यहाँ गांवों के भी मुख्य रूप से 4 अलग-अलग टाइप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला टाइप है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, यानी सघन बस्तियां। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, इन गांवों में घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे-सटे होते हैं, एकदम गुच्छे की तरह। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सारे घर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम कॉम्पैक्ट। लोगों के खेत इस घनी आबादी से बाहर की तरफ होते हैं। और कमाल की बात यह है कि यहाँ की गलियां अक्सर एक तय पैटर्न में बनी होती हैं, कभी आयताकार तो कभी केंद्र से बाहर की ओर निकलती हुई। इस तरह की बस्तियां ज्यादातर उपजाऊ मैदानों, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और हाँ, राजस्थान में मिलती हैं। और इसकी वजह भी बड़ी प्रैक्टिकल हैं। एक तो साथ रहने से सुरक्षा मिलती है, और दूसरा, राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की एक एक बूंद कीमती है, तो उसका इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से हो पाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, यानी अर्धगुच्छित बस्तियां। ये बस्तियां अक्सर तब बनती हैं जब कोई बड़ा घना गांव किसी वजह से टूटकर अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, कैसे समाज का ताना बाना गांव के नक्शे पर उतर आता है। अक्सर होता ये है कि जो प्रभावशाली समुदाय होता है वो गांव के बीचों बीच, यानी सेंट्रल हिस्से पर रहता है, और जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उन्हें गांव के बाहरी हिस्सों में बसना पड़ता है। इस तरह का जो सोशल डिवीजन है वो हमें गुजरात के मैदानी इलाकों और राजस्थान के कुछ हिस्सों की बस्तियों में साफ साफ दिखता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, हैमलेटेड सेटलमेंट्स, यानी पल्ली बस्तियां। यहाँ गांव एक जगह पर इकट्ठा नहीं होता, बल्कि कई छोटी छोटी बस्तियों में बटा होता है। ये पैटर्न बड़ा अनोखा है। मतलब गांव तो एक ही है, पर वो फिजिकली कई अलग अलग टोलों या ढाणियों में बटा हुआ है। और मजे की बात यह है कि इन सभी अलग अलग बस्तियों का जो मुख्य नाम होता है वो एक ही रहता है। और इन छोटी छोटी बस्तियों को लोकल लेवल पर बड़े मजेदार नामों से बुलाया जाता है, जैसे कहीं पान्ना, कहीं पाड़ा, कहीं पल्ली, तो कहीं नगला या ढाणी। ये नाम उस जगह की संस्कृति की पूरी कहानी कह देते हैं।
ऐसी बस्तियां हमें गंगा के मैदानी इलाकों, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली पहाड़ियों में मिलती हैं, और इनके बनने के पीछे जमीन या पानी नहीं, बल्कि ज्यादातर सामाजिक और जातीय कारण होते हैं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी टाइप पर, डिस्पर्स सेटलमेंट्स, यानी एकाकी या बिखरी हुई बस्तियां। यहाँ गांव जैसा कुछ होता ही नहीं, बस दूर दूर तक फैली हुई अकेली झोपड़ियां या कुछ घरों के छोटे छोटे समूह। घर एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। ये पैटर्न पूरी तरह से भूगोल का नतीजा है। ये हमें मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के पहाड़ी इलाकों में मिलता है, जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन और बिखरे हुए खेत खलिहान लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो दूर दूर बसें। तो इन चारों तरह की बस्तियों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो तय करती हैं कि हमारे घर कहाँ और कैसे बनेंगे। देखिए, इन सभी बस्तियों को आकार देने के पीछे 3 मेन फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर, मतलब जमीन कैसी है, मौसम कैसा है, पानी है या नहीं। दूसरा है कल्चरल फैक्टर, यानी जाति, धर्म और समाज का ढांचा। और तीसरा और बहुत जरूरी, सिक्योरिटी फैक्टर, चोरी, डकैती और हमलों से अपना बचाव। तो असल में हमारी बस्तियां सिर्फ ईंट पत्थर के घर नहीं है, ये तो एक जीता जागता नक्शा है, जमीन पर लिखा हुआ हमारे समाज का पूरा ब्लूप्रिंट। ये हमारी जरूरतों, हमारे भूगोल और हमारे समाज की पूरी कहानी बताती हैं। तो अगली बार जब कोई अपने मोहल्ले या गांव को देखे, तो जरा सोचना कि ये जगह कौन सी कहानी सुना रही है। इसका ये जो नक्शा है, वो आखिर किस इतिहास, किस भूगोल और किस समाज की देन है।